हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी के लिए मैंने केवीएस और एनवीएस वालों के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, ठीक है, और पत्रकारिता की काफी महत्वपूर्ण 2000 पीवाईक्यू की ये सीरीज चलाई है। ठीक है, आज अपनी दूसरी क्लास है और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, और क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भी आपको क्लास कैसी लगती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और जरूरी नहीं ये सिर्फ एनवीएस केवीएस के लिए है, जो भी बच्चा हिंदी साहित्य से, ठीक है, पेपर देता है किसी भी एग्जाम का, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो प्लीज क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो 35 क्वेश्चन हमने कर कर लिए थे। आज की क्लास 36वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी केशव दास जी की रचना नहीं है। जो केशव दास जी है इनकी कौन सी रचना नहीं है वो हमें बतानी है। तो वीर सिंह देव चरित्र, ये तो है भाई केशव दास की रचना। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका ये भी है। नक्सिक ये भी है भी केशव दास की। लेकिन देव माया प्रपंच ये भी केशव दास की रचना नहीं है। ठीक है, देव माया प्रपंच केशव दास की रचना नहीं, बल्कि देव कवि की संस्कृत के जो प्रबोध चंद्र उदय ग्रंथ है उसका ये काव्य अनुवाद है, देव माया प्रपंच भाई। ठीक है, और देव की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं हम देखते हैं। वो उसमें देखते हैं, एक तो है भाव विलास। देव जी की काफी महत्वपूर्ण रचना पेपर में पूछी जाती है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका। ठीक है, प्रेम चंद्रिका काफी महत्वपूर्ण रचना है, ये काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है प्रेम चंद्रिका देव जी की। ठीक है, और सुजान विनोद, ठीक है, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिक, रस प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, चंद्रमाला, ये सभी रचनाएं केशव दास की है भाई। ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र तथा गणपति चंद्र गुप्त ने केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केशव दास को रीति काल का प्रवर्तक किस किसने माना है। तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने, सॉरी मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने और गणपति चंद्र गुप्त ने भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है। जो महाराणा का महत्व है ये किसकी रचना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, भगवती चरण वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या रामधारी सिंह दिनकर की। देखो भाई, जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने लग रही हूँ, ठीक है, मैंने सभी क्लासें इसकी पहले भी प्रोवाइड करवा रखी है। हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज के नाम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्लीज आप जाके चैनल पर विजिट जरूर से जरूर करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके पेपर के अकॉर्डिंग भाई। ठीक है, और थ्योरी क्लास की भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ साथ के साथ, जो सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे ईएमआरएस का पेपर हो, चाहे केवीएस एनवीएस का हो, चाहे एस्टेट का हो, टीजीटी पीजीटी का, चाहे यूजीसी नेट का हो। ठीक है, यूजीसी नेट के लेवल का मैं थ्योरी क्लासे आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज आप उनको जाकर जरूर से जरूर देखें। और हाँ भाई, 10 और 11 10 और 11 जनवरी को, ठीक है, हमारा केवीएस और एनवीएस का ट्राई वन का पेपर है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कल जो डेट शीट आ गई थी। महाराणा का महत्व किसकी रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान की, भगवती चरण वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या रामधारी सिंह दिनकर की। तो भाई महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। और आप सभी को पता है, जो जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, ठीक है, उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है,
अयोध्या का उद्धार, इनका काफी काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी। और कोचवास वास विजय शंकर प्रसाद की काफी महत्वपूर्ण रचना। बबरू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधारा, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार है? क्या भी मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, काफी महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, तो किसका कथन है भाई ये? तो सुमित्रानंदन पंत का, रामविलास शर्मा का, आचार्य कुंतक का, श्रीनिवास दास का। तो मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, सुमित्रानंदन पंत जी का कथन रहेगा। सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? जो सुमित्रानंदन पंत जी है, इनका काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो कब प्रकाशित हुआ था भाई? सन 1940, सन 1930, सन 1928 या सन 1937? तो सुमित्रानंदन पंत का पल्लव जो है ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो पल्लव है, इसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार और छंद, क्या भी? भाषा, अलंकार और भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामर्थ्य पर विचार व्यक्त किया है। काफी महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। पल्लव की भूमिका में जो स्मितानंदन पंत जी, इन्होंने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामर्थ्य पर विचार व्यक्त किया है। काफी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। और पल्लव का प्रकाशन है 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? जो हिंदी भाषा है, इसका संबंध किस परिवार से है? भारोपीय परिवार, स्कैडियन परिवार से, ऑस्ट्रेलिया परिवार से या एशियाई परिवार से? तो भाषा का संबंध भारोपीय परिवार से है। तो इसकी भी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है, जिससे बच्चे को देखने मेरे मेरे भाई चैनल पर विजिट कर सकता, आपको मिल जाएगी। तो हिंदी का संबंध भारोपीय परिवार से है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनी जर्मनिक सॉरी इंडो जर्मनिक आर्य परिवार तथा भारत भारत हिती परिवार भी कहा जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। जो भारोपीय परिवार है, इसको इंडो जर्मनिक परिवार, आर्य परिवार और भारत हिती परिवार भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, दो वर्गों सप्तम और कंतुम में बांटा गया है। सप्तम और कंतुम में बांटा गया है। सप्तम वर्ग में ही भारत ईरान भाषाएं आती है। जो सप्तम वर्ग है, ठीक है, इसमें भारत ईरानी भाषाएं आती है। ईरानी यानी आर्य भाषाएं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी को 3 उपवर्गों में बांटा है। ठीक है, भारत ईरानी को 3 वर्गों में बांटा, किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। एक तो ईरानी भाषा, दूसरी है दारद भाषा, दारद, और तीसरी है भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण मैं आपको ये क्लास दे रही हूँ, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें और शेयर जरूर से जरूर करें। अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? ठीक है, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है, ये हमें बताना है। पूर्वी हिंदी, मागधी हिंदी, मराठी हिंदी या पेशाची हिंदी? तो अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा है पूर्वी हिंदी है। कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। और अर्धमागधी प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपना धर्मोपदेश दिया था, ध्यान रखना है। ठीक है,
और मैंने इनकी भी सभी की क्लास प्रोवाइड करा रखी है, चैनल पर उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, जो संस्कृत के तत्सम शब्द है वो जब हिंदी में परिवर्तित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम तो तद्भव कहते हैं, आप सभी को पता है भाई। और इसका आपको पता है, जैसे अहम ये संस्कृत का है और तद्भव में चेंज होगा तो मैं बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बादशाह ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? भाई कौन से ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? ये हमें ध्यान रखना है। तो औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, ठीक है, या बहादुर शाह जफर? तो भाई आंसर अपना सी बिल्कुल ठीक रहेगा। शेरशाह सूरी ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था। ठीक है, शुद्धता के लिए उसके फारसी के फरमान फारसी और देवनागरी लिपि में समान रूप से लिखे जाते थे, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी परिपत्र, जो हिंदी परिपत्र था वो सम्राट अकबर के दरबार से निर्गत था। किससे था परिपत्र? सम्राट अकबर के दरबार से, ये ध्यान रखना है। और प्रचारित किए जाते थे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती थी, ये भी ध्यान रखना है। और भारत के प्राचीन शिलालेख में दो लिपियां थी, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अखंड। ठीक है, अखंड का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो समूचा, अक्षय, अनंत या अविभक्त? जो अखंड है ये तो भाई अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सॉरी, जो अखंड है भाई ये अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अखंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अनंत नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अखंड के पर्यायवाची कौन कौन से है? एक तो पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा, पूरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अविभक्त यहीं पे था। ठीक है, समूचा भी, समूचा है ये, समूचा नहीं है, समूचा यहीं पे था। ठीक है भाई, और पूरा, संपूर्ण, समस्त, पूर्ण, ये सभी अखंड के पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसका विकास किससे हुआ है? मागधी से, रोमन से, द्रविड़ से या अपभ्रंश से? तो भाई अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से कल भी मैंने आपको बताया था, जिसे बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जाकर देख सकता है। जो प्राचीन आर्य भाषा है उसका विकास भाई 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन भाषा का विकास हुआ था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और भाई जो आधुनिक भाषा है इसका हुआ था 1000 ईस्वी से अब तक। ध्यान रखना, ये आपको कल भी मैंने आपको बताया था ये। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संधि विच्छेद वाला विकल्प हमें बताना है कौन सा ठीक है। तो अंतर्धान, तो इसका विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। अंतर्ध्यान, अंत प्लस में ध्यान, अंतर्श्यान या अंतः प्लस में ध्यान? तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, अंतः प्लस में ध्यान। और तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है? जो हिंदी शब्द है इसका संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है? तो भाई सिंधु शब्द से जाना जाता है। ठीक है, जो हिंदी शब्द है इसका संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। ठीक है, सिंध नदी के आसपास की भूमि और वहां रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना और आप सभी को पता भी होगा। और कालांतर में ईरानी भारत के
अधिक भागों से परिचित होते गए और उनके यहाँ यह शब्द हिंद उच्चारित होने लग गया। भाई सिंधु से क्या है, हिंद उच्चारित होने लग गया। और यूनानी शब्द इंडिका और अंग्रेजी शब्द इंडिया को इसी हिंदी का विकसित रूप कहा जाता है। हिंदी का में का अक्षर का लोप होने का में से क्या है, हिंदी शब्द सामने आया। भाई अगला क्वेश्चन है 48वां। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? जो खड़ी बोली हिंदी है इसका उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पैसाची, मागधी, अर्धमागधी या सौरसैनी। तो खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है। और खड़ी बोली अनेक नामों से अभिष्ट की गई है, जैसे यथा हिंदवी, हिंदुई, दखनी, रेखता, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी आदि भी। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी का भी नाम दिया है। ये ध्यान रखना खड़ी बोली को भी। ठीक है। और खड़ी बोली हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा का निर्माण होता है, जो भाषा है इसका निर्माण कैसे होता है? मौन ध्वनि से, अव्यक्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनि से या मूक ध्वनि से? तो भाषा का निर्माण भी व्यक्त ध्वनियों से होता है। ठीक है। जो भाषा है इसका निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है, अर्थात हम जो ध्वनि व्यक्त करते हैं यानी बोलते हैं उसी से क्या है, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का रूप उच्चारण तथा लिपि के माध्यम से होता है, ये भी ध्यान रखना है। उच्चारण में वह ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयव के माध्यम से व्यक्त होता है, ये भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। 50वां क्वेश्चन है ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकार कर दी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने, ठीक है, क्या थी, अस्वीकृत कर दी थी यानी मना कर दी थी। तो उस समिति के उस समय अध्यक्ष कौन थे? विनोबा भावे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे या सुमित्रानंदन पंत थे? तो भाई आचार्य नरेंद्र देव थे भाई उस समय। ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? नरेंद्र देव थे। कौन थे? नरेंद्र देव थे। और बाल गंगाधर तिलक ने फोर्ट बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया था। ठीक है। तिलक फोंट बनाया था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या था, देवनागरी का सुधार करने के लिए तिलक फोंट बनाया था। ठीक है। तिलक फोंट बनाया था। इससे क्या था, देवनागरी लिपि का सुधार उन्होंने आरंभ किया। और सर्वप्रथम सावरकर बंधुओं ने ए की 12 खड़ी, किसने? सावरकर बंधुओं ने ए की 12 खड़ी की तैयारी की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया। ठीक है। किसने सबसे पहले किसने किया था? सावरकर बंधुओं ने ए की 12 खड़ी क्या थी, इन्होंने तैयार की थी। और जो महात्मा गांधी का पत्र था हरिजन सेवक, इसमें प्रयोग किया था। और सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, क्या भी, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसने पास किया था, किसने प्रस्ताव रखा था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, भाई डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भाई क्या किया था, कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का भी सुझाव दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है। देखते हैं धू प्लस में साहस, तो क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, दुसाहस। अपना सॉरी भाई, दुसाहस बी आंसर ठीक रहेगा। सी नहीं, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। बी आंसर सही रहेगा अपना। और दुसाहस शब्द का सही संधि वाला विकल्प दुस्साहस होगा। इसमें विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग संधि रहेगी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फोंटों का प्रयोग किया गया, जिन्हें अब किस फोंट के रूप में जाना जाता है? अभी कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फोंटों का प्रयोग किया गया, इन्हें अब किस फोंट के रूप में जाना जाता है?
तो अरियल फोंट, लिगस फोंट, एल्जीरियन फोंट या काली बिल्गी फोंट। तो किस फोंट के रूप में जाना जाता है? तो लिग्सी फोंट के रूप में इनको जाना जाता है। कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फोंटों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अब लिगेसी फोंट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में भाई? लिगेसी फोंट के रूप में जाना जाता है। लिगेसी फोंट के रूप में जाना जाता है। लिगेसी फोंट विशेष रूप से टेक्स्ट को आकर्षक लुक देने के लिए डिजाइन किए गए हैं भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी लिपि है जिसको पवित्र अक्षर या बीजाक्षर भी कहा जाता है? तो हिराग्लाइफिक लिपि, देवनागरिक लिपि, दक्षिणी सामी लिपि या फारसी लिपि। तो हिराग्लाइफिक लिपि को पवित्र अक्षर या बीजाक्षर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियां कितनी हैं? तो हिंदी की बोलियां कितनी हैं? हिंदी की कुल 18 बोलियां है और कहीं कहीं पर 17 बोली भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? जो देवनागरिक लिपि है, इसका विकास किस लिपि से हुआ? तो कुटिल लिपि से हुआ है। डी आंसर अपना सही रहेगा। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 या 5 सदी में गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि का विकास। ठीक है, आता ना पहले ब्राह्मी लिपि फिर गुप्त लिपि फिर कुटिल लिपि। ठीक है, इसी कुटिल लिपि से क्या है? नागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे सिरोरेखा कहा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, उसको क्या कहते हैं? सिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा गया है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। और कब हुआ है? 7वीं 8वीं सदी में हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 57वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? ठीक है, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है, ये हमें बताना। तो सिंधु लिपि, गुप्त लिपि, गुरुमुखी लिपि या देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है। और संविधान की धारा है 143 से। ठीक है, इसके अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। ये आपको ध्यान रखना है। और जिस भी बच्चे ने ये क्लास नहीं देखी अनुच्छेद वाली, तो मेरे चैनल पर ये क्लास है भाई, आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने वो क्लास आपको समझा रखी है। हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध इतिहास में मैंने नोट्स के जरिए आपको करवाया था। और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। कब भाई? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए किए गए शब्द का विलोम शब्द है। विलोम शब्द बताना हमें। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? जो आलोक है इसका विलोम शब्द क्या होगा? विभा, अनन्य, कांति या तिमिर। तो तिमिर होगा भाई आलोक शब्द का विलोम शब्द। ठीक है, और जो अनन्य है इसका अन्य होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? जो दक्षिण भारत था इसमें देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था, ये हमें बताना। तो ईसा की 12वीं सदी, ईसा की 10वीं सदी, ईसा की 8वीं सदी या ईसा की 7वीं सदी।
तो ये दक्षिणी भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय ईसा की 8वीं सदी था, यानी सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हमें मिले हैं, जैसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। कौन सा ग्रंथ है? ललित विस्तार। बौद्ध ग्रंथ है ये ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी का जन्म हुआ है। ठीक है, ठीक है, नागलिपि से बताया गया है, नागलिपि से नागरी का नामकरण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने बताया गया? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। ठीक है, फिर है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी का नामकरण किया गया। फिर गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से भी नागरी नाम पड़ा है देवनागरी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? क्या भी ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? तो फ्रेंच विद्वान कुपरी, डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर पर्जिलुस्की। तो भाई किसने कहा है? तो भाई फ्रेंच विद्वान कुपरी ने। ठीक है, फ्रेंच विद्वान कुपरी ने, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रत्यय आगे लगता है, शब्द के पीछे लगता है, तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर उसमें क्या है? परिवर्तन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्पित, मनोती, ललक या निर्दोष। तो भाई जो निर्दोष शब्द है इसमें प्रत्यय शब्द नहीं लगा है। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानिए। ठीक है, मिश्र वाक्य को पहचानते हम। गाड़ियां बहुत तेज चल रही है, ये तो सरल वाक्य है। आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। ठीक है, आज अगर बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। देखते हैं आगे, वह घर से निकला था परंतु वापस लौट गया, इसमें क्या है भाई? संयुक्त वाक्य है। शायद वह मान जाएगी, इसमें सरल वाक्य है। तो मिश्र वाक्य भाई बी आंसर में है। आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं पर रुक जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, विशेषण के, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। क्या अभी मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा? ठीक है, तो ये कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? तो मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, क्या है ये? भी निश्चित परिमाण है, क्योंकि उसने निश्चित बता दिया है भाई मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य को पहचानते हैं। मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। देखते हैं, मीता नए कपड़े लेकर आई है, वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा। रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया। तो डी आंसर में संयुक्त वाक्य है, क्योंकि जो और है ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और यही क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण रहेगा। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, और जब ये 1 मिनट दिन को भी देख लेते हैं, मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसमें क्या है? इच्छावाचक है भाई, उसकी इच्छा प्रकट हो रही है। मीता नए कपड़े लेकर आई, ये क्या एक सरल वाक्य है। वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा, इसमें क्या है? संदेहवाचक वाक्य ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। किसका भी? भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, यानी भाववाचक संज्ञा नहीं है उसमें, तो वो हमें बताना है। सुखदाई, घटाओ, मनुष्यता, शीतल। जो शीतल है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई। ठीक है, शीतल में क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर शीतलता होता तो भाववाचक संज्ञा ये
बन जाता। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति पहचाननी है हमें। ठीक है भाई, मोहन पढ़ रहा है। जो मोहन पढ़ रहा है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। प्रयोजनावती लक्षणा, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति या अभिधा शक्ति। तो मोहन पढ़ रहा है इसमें अभिधा शक्ति है। तो मोहन पढ़ रहा है इसमें क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है। और भाई शब्द शक्ति देखो, शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का अलग अलग संदर्भ में जब प्रयोग किया जाता तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीनों ही इसके भेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुनः उपसर्ग से सही शब्द है। पुनः उपसर्ग से सही शब्द है उसका हमें क्या करना है, चयन करना है। तो पुनर्जीवन, पुरस्कार, पुरातन, प्रतियोगिता। देखो प्रति प्लस में योगिता ये तो नहीं है, पुरस्कार भी नहीं है और पुरातन भी नहीं है। तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, पुनर्जीवन। शब्द में क्या है, पुनः उपसर्ग से बना बिल्कुल सही शब्द है। पुरस्कार में पुरः प्लस में कार आ जाएगा। ठीक है। और पुरातन में पुरा प्लस में तन। ठीक है। और इसमें प्रति प्लस में योगिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं भाई कौन सा सही नहीं है। तो प्रताप तो है, उपाध्याय भी है, विदेश भी है, लेकिन भ्राता इसमें कोई उपसर्ग नहीं है भाई। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प बताना है। संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प बताना है। तो देखते हैं, कृपा अपनी मदद स्वयं करे। क्या भाई, कृपा अपनी मदद स्वयं करे नहीं है। माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया नहीं है। यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। संकेतवाचक है। आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने का है। तो भाई सी आंसर बिल्कुल ठीक है। यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। इसमें क्या है, संकेत दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे संकेतवाचक रहेगा। और जो ये भी माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया, इसमें निषेधवाचक है। आज मेरा मन कुछ खाने का है, तो इसमें क्या है, इच्छा वाचक है भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई, खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो खटोला शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। तो आ, ए, ओला या ला। तो ओला प्रत्यय इसमें रहेगा खटोला में भाई। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। जैसे मंझोला, विचोला, सपोला, पटोला, बटोला, इनमें सभी में क्या है, ओला प्रत्यय है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ भाई आज के अपने 35 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।